इस वीडियो में मैंने फोर्स, एनर्जी, वर्क और पावर के चैप्टर को पूरे यूनिट 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया है फॉर दी IGCSE कैम्ब्रिज बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर द CBSE बोर्ड। तो आप जिस भी बोर्ड के आप आराम से ये वीडियो देखो, पूरा का पूरा आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप IGCSE कैम्ब्रिज बोर्ड वाले बच्चे हो तो आपका कोड मैं बता देता हूँ, 0625 आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट रहता है पूरे वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी तो वीडियो में तुमको मैं पढ़ा ही दूंगा, क्या प्रॉब्लम है यार। चलो बाय बाय। चलो तो आज का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है एनर्जी, वर्क, पावर। एनर्जी, वर्क, पावर क्या है ये तीनों टर्म्स? तो वैसे तो ये तीनों जो टर्म्स है आपस में इंटर रिलेटेड है, बट फिर भी इसको समझे कैसे 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 एक चीज को डिफाइन करें। अभी तक जो आप चीजें को समझते हो ना, पता है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की खास बात क्या है कि अभी तक जो आप टर्म्स को समझते हो ना, वो टर्मिनोलॉजी एकदम आपकी चेंज कर देती है, आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। अभी तक जो आप एनर्जी के बारे में सोचते थे वो शायद चेंज हो जाएगा, वर्क के बारे में चेंज हो जाएगा, पावर के बारे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही ब्यूटी होती है साइंस की, आपको करेक्ट करती है। ठीक है, तो एनर्जी, वर्क और पावर, मैं आपसे कहता हूं, मान लो आप ना ऐसे अपने हाथ में ना कुछ लिया, ये मान लो डस्टर लिया, और आप इसको बस होल्ड करके ऐसे खड़े हो। तो मुझे बताओ, आप क्या कोई वर्क कर रहे हो? कुछ वर्क कर रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल कर रहे हैं ना, देखो डस्टर पकड़ने का काम आसान है क्या। मैं पूछूं, दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम वर्क कर रहे हो कुछ? अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कर रहे हैं, ये डस्टर हाथ में पकड़ के क्या कर रहे हो आप? हमको क्या दिखाना चाहते हो? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम सब लोग गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि ये वर्क नहीं होता। ठीक है, ये वर्क नहीं होता। क्या होता है फिर वर्क? अब समझो वर्क क्या होता है। बहुत तुमको तुम्हारे लेवल का एग्जांपल देता हूँ, तो तुमको मैं तुम्हारे लेवल का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो तुमको टीचर ने होमवर्क दिया, तुम करते तो होंगे वैसे भी। ठीक है, क्या दिया? होम वर्क, घर का काम। अब अगर तुम्हें होमवर्क दिया है, यानी कि उस पेपर पे कोई चेंज नहीं आया है जिसपे तुम्हें होमवर्क करना है, जब तक तुमने नहीं करा। भाई जब होमवर्क देती है टीचर तो एम्प्टी पेपर रहता है, एम्प्टी बुक रहती है, उसको फिल करना रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। यानी कि अगर तुमने उस होमवर्क को फिल करा, उस पेपर को फिल करा, उसमें कुछ लिखा, तो कहलाएगा कि यू हैव डन योर होमवर्क, तुमने वर्क करा। बट अगर तुम ऐसे के ऐसे ही कॉपी ले गए खाली की खाली, तो क्या वो कहलाएगा वर्क हो गया तुम्हारा, होमवर्क हो गया? टीचर बोलेगा वाह भाई बहुत बढ़िया वर्क हो गया? नहीं बोलेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने कुछ नहीं करा, कुछ चेंज ही नहीं लाया तुम कॉपी में। तुम कॉपी में जो खाली जगह थी उसमें कोई चेंज ही नहीं ला पाए। तो यही तो होता है हमारा वर्क। वर्क यही तो होता है कि जब आप कोई चेंज ला पा रहे हो। अभी मैंने जब यहाँ से डस्टर उठा के इधर लाया तो वर्क करा मैंने, बट अब अगर इसको होल्ड करके खड़ा हूं मैं, अब कोई वर्क नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये डस्टर जहां इनिशियली था वहीं फाइनली भी है। मतलब जैसे कि जैसा था वैसा का वैसे ही है। वहां से उठाने में वर्क करा, बिल्कुल करा। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं कि यहाँ से मैं क्या कोई वर्क कर रहा हूँ, नहीं, खाली है, क्योंकि ये डस्टर यहीं का यहीं स्टेबल है। ठीक है, तो वर्क क्या है? जब कुछ चेंज हो, जब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, जब कुछ आप चेंज कर रहे हो, मोशन चेंज कर रहे हो, है ना। जब आप कुछ न, तो वर्क है जब आप कुछ ना कुछ चेंज करें। ठीक है, तो वर्क अभी यहां समझा है, तो वर्क की पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एनर्जी पाते हैं। तो वर्क क्या है, सबसे पहले लिख लो, इफ यू, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा रहा हूं, इफ यू जस्ट होल्ड द बॉक्स in the air, this would not be called as work done, because work done is said to be work is said to be done, करो ठीक है, work is said to be done when there is any displacement, यानी कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। अब यहां तक वर्क समझ में आया है ना।
वो डिस्प्लेसमेंट कौन क्रिएट कर रहा होगा, एक फोर्स कर रही होगी। तो वर्क हो कैसे रहा होगा, अपने आप तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यानी कि कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है। दैट वर्क, दैट डिस्प्लेसमेंट करो उसको, इज अचीव्ड बाय अ फोर्स, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके आगे एक चीज और आती है, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा भी नहीं समझो, तुम्हारी क्लास के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो खाली अभी के लिए याद रखो कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलता है वर्क, ठीक है। वर्क तो समझ में आया होगा। और वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका जूल। कभी कभी 1 जूल की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो 1 जूल की डेफिनेशन हो जाती है, 1 जूल होता है एसआई यूनिट ऑफ किसकी, वर्क की, ठीक है। तो 1 जूल इज डिफाइंड एज 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। या बुक में जो लिखी है वो भी लिख सकते हो तुम, ठीक। तो 1 जूल वर्क कब कहलाएगा, जब 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो, जबकि उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगा, समझे। अभी वर्क यहां तक तो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, देखो जब कोई वर्क करता है ना, तो वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसमें एनर्जी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे में एनर्जी है पढ़ाने की। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो आप में रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ताकि आप उसको अच्छे से खेलो, है ना। तो आप क्या करते हो, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हो, एनर्जी को वर्क बना के उसका यूज करते हो, एनर्जी को यूज करते हो वर्क करने के लिए। तो एनर्जी होती है हमारी एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक। तो एनर्जी को डिफाइन करना है, तो एनर्जी होती है कि काम करने की क्षमता, काम करने की एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा एनर्जी में कि एनर्जी इज ट्रांसफरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी ट्रांसफरेबल है। यहीं से आपको पता चलता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे बताओ, अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मुझ में एनर्जी आ रही है ना, तो यानी कि मेरे में एनर्जी क्रिएट हो रही है। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होगा कि आपके में एनर्जी क्रिएट हो रही है, मेरे में क्रिएट नहीं हो रही। मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें ऑलरेडी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। वो टाइप ऑफ एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी मेरी बॉडी में आती है, जो मुझे फर्दर काम करने के लिए एबल बनाती है, ठीक है। तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसी भी यूनिवर्स में कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी बन नहीं सकती। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। अब इसको और समझेंगे कि एनर्जी कैसे बनती है, मतलब कैसे ट्रांसफर होती है, बनती तो नहीं है ना, डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ ट्रांसफर होती है। अब इसको समझेंगे, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये समझो, एनर्जी इज ट्रांसफरेबल, इज ओनली ट्रांसफरेबल कर दो, इज ओनली ट्रांसफरेबल। यहीं से मिलता है हमको बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर be created nor destroyed but can only be transferred from one form
टू अनदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है सिर्फ, ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक तरह की एनर्जी से दूसरी तरह की एनर्जी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अब ट्रांसफर होने के लिए किसी चीज का होना भी तो जरूरी है ना, तो ट्रांसफर तो कोई ना कोई चीज होगी। अब वो चीज कहाँ होगी, यानी किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड होगी। अगर ट्रांसफर होनी है तो भाई स्टोर तो करो, फिर पकड़ो तो सही, है ना। तो एनर्जी को क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होती है। तो लिख लो पॉइंट, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है और उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं आगे। ये भी पॉइंट लिख लो, which can be transferred or further converted into different forms। भाई एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अभी हम उसको ही पढ़ेंगे कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, बट बेसिक जो एनर्जी का है वो समझो पहले। ठीक है, क्या बात समझाई। एनर्जी का ऐसा यूनिट भी मैं लिखवाता हूँ, लिख लो यार, चलो फिर तुम बोलोगे सर लिखवाते नहीं है। एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की, उसको वो भी होती है जूल्स। ठीक, अभी फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, पर पहले इतना समझो। अभी मैंने बताया कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और स्टोर हो सकती है। तो स्टोर कैसे होती है और वो स्टोर्ड एनर्जी किन किन एनर्जीज में ट्रांसफर होती है उसको समझो। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, टॉपिक डालता हूं, स्टोर्ड एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, किस टाइप की एनर्जी, उसको लिख देता हूं, ट्रांसफरेबल इनटू, पहली आ जाती है इसमें। तो स्टोर्ड एनर्जी में पहला आ जाता है, हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं सेल, पता है ना। तो सेल में भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं ना, जो अपने फोन को या सेल फोन को या बैटरी लाइट वगैरह को लाइट अप करते हैं ना, एनर्जी देते हैं। तो जो सेल में एनर्जी स्टोर होती है वो कैसी होती है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक, और इसको ट्रांसफर किस में कर सकते हो आप, वही बैटरी सेल्स में, जो सेल बैटरी होते हैं उनसे आप कोई भी आप मशीन यूज कर सकते हो, है ना। तो मशीन कैसी होती है, मैकेनिकल होती है ना। तो किस किस में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, मैकेनिकल एनर्जी में, और हीट में। भाई कोई चीज जलाते हो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो भी केमिकल एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो सकती है किस में, हीट में। आई थिंक दो ही अभी फिलहाल याद आ रहे हैं, दो ही मान के चले, है ना। तो दो तरह की एनर्जीज हम यहाँ इसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इन दो तरह की एनर्जीज में आप केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर करा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक, अच्छा इनके एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, फिर वरना कंफ्यूजन होगा। केमिकल में आ गया, सेल बैटरी, वुड। ठीक है, ट्रांसफर हो सकती है वो एलईडीज को लाइट अप करने में, मशीन्स को चलाने में, है ना, और फायर को जलाने में, है ना। ठीक, नेक्स्ट आ जाती है आपकी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल होता है, पोटेंशियल मतलब वो एनर्जी जो स्टेशनरी स्टेट में स्टोर होती है। जैसे आपका
रबर बैंड होगी। जब आप रबर बैंड को खींचते हो तो जब जिस स्टेट में आपने उसको पकड़ रखा है, रिलीज नहीं करा, तो उसमें एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कि अगर इसको छोड़ोगे ना तो वो ऐसे भाग के जाएगी, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी कौन सी एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो पहले। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, जैसे अगर मैंने इस पेन को पकड़ रखा है ना, अब ये पेन जो है वो रेस्ट में है, बट अगर मैं इसको छोड़ूंगा नीचे जाएगा, यानी कोई वर्क कर रहा है तो कोई एनर्जी होगी। वो एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। बट फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में? एक तो ग्रेविटी हो जाएगा, इलास्टिक बैंड है ना, स्प्रिंग। कन्वर्ट किस में हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बॉडी फॉल्स व्हेन लेफ्ट अंडर ग्रेविटी, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड का, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, बॉडी गिर जाती है जब उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसके अलावा कौन सी एनर्जी मिलती है हमको? नेक्स्ट कौन सी आ सकती है? हमारी न्यूक्लियर एनर्जी आ सकती है ना। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलती है हमको? ड्यूरिंग फ्यूजन एंड फिशन, है ना। फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन में मिलती है हमको। पढ़ोगे अभी आगे पढ़ोगे फ्यूजन और फिजन क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। किस में हेल्प आती है ये? किस किस चीज़ों में हेल्प आती है न्यूक्लियर एनर्जी? एक आपका आ जाएगी कौन कौन सी आ सकती है कि हीट मिलती है इसमें, है ना। हीट मिलती है, और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है? हीट में वो हीट निकलती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्टीम में कन्वर्ट होता है वाटर, फिर उससे टरबाइन घूमते हैं, तो टरबाइन घूमते हैं तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो फिलहाल इतने दोनों लिख लो, ये भी बहुत इनफ है समझने के लिए। इसका लिख लो ना, स्टीम यानी वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, रोटेशन ऑफ टरबाइन। ठीक है, और कौन कौन सी एनर्जी लिखवा दूँ? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी, जो हीट से मिलती है। अभी कहाँ कहाँ से आ सकती है आपके पास? सन से भी आ सकती है, फॉसल फ्यूल से भी आ सकती है, फॉसल फ्यूल के बर्निंग से, है ना। इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो तुम? मैकेनिकल में, है ना, भाई टरबाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। और किस में कन्वर्ट कर सकते हो तुम? और केमिकल एनर्जी, सोलर सेल, है ना, केमिकल एनर्जी में हो जाती है। हीट में तो खैर है ही है। और किस में आ सकता है? ये मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया। कोई और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है क्या थर्मल का? तो थर्मल का ये तो हमें पता चलिए, केमिकल एनर्जी जैसे खाना बनता है या सोलर सेल्स हो गए। मैकेनिकल में ये है कि पानी को गर्म करते हैं जब हम जो अपने स्टीम इंजन्स होते हैं तो उससे टरबाइंस रोटेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आई थिंक यही दो इनफ हैं इसके लिए, है। और होंगे तो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, बट फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स है। ये अगर एग्जाम्पल्स एग्जाम में लिख कर आओगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो चाहे रोटेशन ऑफ टरबाइन, ठीक, और इसमें क्या? कुकिंग फूड, केमिकल एनर्जी में। उसके अलावा वही हीट से तो खाना पकता है, और क्या होएगा? सोलर सेल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। तो आई होप इतने एग्जाम्पल्स बहुत है फिलहाल इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अपना टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर दो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
देखो एनर्जी के सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो सोर्सेज जो बार बार हम जिनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, विंड खत्म थोड़ा होगी, है ना। वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी इसको बोलते हैं, भाई पानी भी नहीं खत्म होने का, बहुत 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, है ना। हीट एनर्जी, सन भी नहीं कभी जाने वाला, अगर सन ही खत्म हो गया तो इंसान भी नहीं बचेंगे, है ना। तो ऐसी एनर्जीज जो कभी खत्म नहीं हो सकती उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सकती है, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, है ना। तो ये कौन कौन सी है जो खत्म हो सकती हैं, जिनको अगर ये खत्म हो गई तो वापस लाना लगभग इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसी एनर्जीज हो जाती है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक एक करके पॉइंट लिख लो, ऐसे ना ये टेबल बना लेना, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ लिख लो। इसको भी वाइट से ही कर देते हैं, क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। तो पहला कौन सा आ जाता है रिन्यूएबल सोर्सेस का पॉइंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी renewed ठीक है, that can be renewed and will not क्या वर्ड होगा, will not extend from the planet, ठीक है। ये क्या होती है, जनरली क्लीन होती है, क्योंकि जो चीज़ें नेचुरली हमको मिल रही है ना वो क्लीन होती है। एक तो ये नेचुरल होती है, दे आर natural resources and are safe and clean to use, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाता है सोलर एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी, ठीक है, और टाइडल एनर्जी, है ना। इससे क्या मिलता है हमको, सोलर एनर्जी से हमको सोलर सेल्स मिलते हैं, है ना, सोलर कुकर्स मिलते हैं, सोलर हीटर्स मिलते हैं, विंड एनर्जी से विंड मिल मिलता है हमको, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लो। एग्जाम्पल ब्लू से लिख देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा अलग लगे। सोलर सेल्स, विंडमिल, डैम, है ना, डैम होते हैं ना, डैम, वहाँ से क्या हमारा डैम्स में क्या लगा होता है, टरबाइंस लगे होते हैं। तो टरबाइन पे पानी गिरता है तो पानी टरबाइन रोटेट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, कांट बी रिन्यूड, ठीक है। ये रिन्यू नहीं हो सकती, नॉन रिन्यूएबल, दे आर नेचुरल, दे आर ऑल्सो नेचुरल बट आर नॉट क्लीन एंड सेफ टू एनवायरमेंट्स, ठीक है। ये नेचुरल तो होती है, देखो फॉसिल फ्यूल नेचुरल तो है, अब मैं अपने घर से नहीं लेकर आ रहा हूँ, तुम अपने घर से नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा, नेचुरली ऑर्गेनिकली तो क्रूड ऑयल मिल रहा है ना भाई, वो बाद में रिफाइनरीज में जाके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट होता है, बट इनिशियली तो हमको वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में नेचुरली मिलता है ना। तो इसलिए नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल होते हैं, बट दे आर नॉट क्लीन एंड सेफ, ठीक। नेचुरल बट आर नॉट क्लीन एंड सेफ टू यूज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ गए हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग एनर्जी वगैरह बनाते हैं, बट ये हार्मफुल रहता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी सारे क्लियर हुए होंगे। बेसिकली एनर्जीज भी हम दो तरह की एनर्जीज को ज्यादा पढ़ते हैं। उसमें से पहली एनर्जी आ जाती है हमारी, ऐसे लिख लो पहले, एनर्जी ऑफ टू टाइप। दो तरह की, अभी तो बहुत सारी इतनी सारी एनर्जी पढ़ा दी, मेरे कहने का मतलब ये है दो से ज्यादा एनर्जीज होती हैं, बट उनको डिराइव किया जाता है इन दो बेसिक एनर्जीज से, ठीक है। होती है मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सब अपने अपने आप में एक एनर्जीज हैं, बट जो दो बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी होती है जिनको आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, वो बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलती है कि जब आप किसी बॉडी को रेस्ट में रखते हो और अब जो एनर्जी उसने स्टोर कर रखी है वो एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब आप किसी बॉडी को रेस्ट में रखो और उसके पास कोई एनर्जी हो, उस एनर्जी को कहलाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक, अब अगर मैं इसको पकड़े हुआ हूँ तो लग रहा है रेस्ट पे, बट इसमें एनर्जी है जो उसको नीचे की तरफ गिरा रही है, वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसी तरह से इलास्टिक रबर होती है ना, जब तक आप उसको स्ट्रेच करते हो तो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आती है ना, बट जैसे आप उसको छोड़ते हो दोबारा से ऐसे क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसको भी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने उसको स्ट्रेच किया, समझे, जब तक आपने स्ट्रेच करके पकड़े रखा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी दैट इज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अभी हम जो पढ़ते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, तो क्लास 9 के लिए जो पढ़ते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। उसका फॉर्मूला हो जाता है mgh। अभी mgh क्या है? m हो जाता है हमारा मास, ठीक है, g इज g फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और g हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू g, ठीक, और h हो जाता है हमारा हाइट अबव द ग्राउंड, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक बॉडी है जो कि 10 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से और उसका मास है 100 किलोग्राम्स, ठीक है, तो उसका बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो सिंपल सा है, mgh लगाओ 100 इंटू 10 इंटू 9.8, ऐसे कर लो, उल्टा कर दिया मैंने, 100 इंटू 9.8, 10 भी करोगे तो भी चलेगा, इंटू 10, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9800, ठीक है, 9800। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और एनर्जी का होता है जूल्स, ऐसा ही होता है, समझे। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी होती है दूसरी अपनी, कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। हमेशा क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो स्टेट ऑफ मोशन में होगी। जैसे अभी तक मैंने इसको पकड़े रखा है ना, तो कोई इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे इसको छोड़ रहा हूँ ना मैं, जैसे इसको गिरा रहा हूँ, तो अब इसमें एक एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफरेबल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके बाद जो ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी में, अब वो गिरते हुए उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यानी कि गिर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, मास भी है, तो वहीं से हमको इसका फॉर्मूला मिलेगा भी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हमारा एनर्जी which is in state of motion, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी
gets converted into काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई रबर बैंड को खींचा, जब तक खींच के पकड़ा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगी। या एक बॉडी है जो कि गिर रही है ना, जैसे यही था अपना, जब तक ये यहाँ पे थी तो ठीक था, जैसे आपने इसको फॉल कराया तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया बॉडी व्हेन स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन, ठीक है, या रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। ठीक है, तो रिलीज करते टाइम जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि कोई मोशन की वजह से हो रहा है तो मोशन का तो काइनेटिक एनर्जी किसी मोशन की वजह से हो रही है, और उसमें वेलोसिटी भी है क्योंकि गिर रही है मोशन में, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है एक बॉडी जिसका मास m है इनटू वो जिस वेलोसिटी से गिर रही है अपॉन 2। ठीक है, या इसको कभी हम ऐसे लिखते हैं अच्छे फॉर्म से, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला मिलता है हमें काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी तरह से अगर टोटल एनर्जी आपसे पूछ लें, टोटल एनर्जी, तो यहीं से अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछ लें तो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हर एक बॉडी के लिए अलग अलग हो सकती है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ग्रेविटी के लिए अलग हो जाएगा, इलास्टिक के लिए अलग हो जाएगा, है ना। तो बट आपकी क्लास के लिए सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो आप खाली mgh वाला फॉर्मूला याद रखें। ठीक, तो ये इसके बाद आता है हमारा इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखो जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, उसमें मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट होता क्या है, कभी कभी किसी बॉडी में ऐसा भी होता है कि जैसे दो गाड़ियां आपस में टकराई तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। बट अगर दो बॉल्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा भाई, वो टकरा के वो उधर चली जाएंगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस टकराने की में, जिस कोलिजन में इलास्टिसिटी मिल रही है आपको, यानी कि कोई डिफॉर्मेशन ऑफ केस नहीं, डिफॉर्मेशन ऑफ शेप नहीं हो रहा है ना, जिसमें आपकी बॉडी प्रिजर्व है, तो ऐसे को तो बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और जिसमें डैमेज हो जाए उसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसके पॉइंट लिख लो। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। दूसरा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व हो जाएगी। दो बॉडीज टकराएं, टकराने के बाद उल्टे डायरेक्शन में चले गए, काइनेटिक एनर्जी तो है ना भाई। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जो मोशन प्रोवाइड कराती है, जो मोशन करती है, वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलास्टिक कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक, नॉन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा, जब इलास्टिसिटी नहीं है, जब दो बॉडीज टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे में ओवरलैप कर गई, जिससे शेप चेंज हुई, जिससे डिफॉर्मेशन हुआ, और जो बॉडी चल रही थी वो रुक गई, अब मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा टू कार व्हेन कोलाइड्स। ठीक है, तो जो दो कार टकराती हैं उनमें नॉन इलास्टिक, और इसमें टू
रबर बॉल्स व्हेन कोलाइड। ठीक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पावर। पावर क्या होती है? एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि दो लड़के हैं। एक लड़का क्या कर रहा है, एक लड़के का नाम है अरुण। ठीक है, अरुण क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर रन कर रहा है कितने टाइम में? 1 मिनट में। ठीक है, इसी तरह दूसरा लड़का है रोहन, वो क्या कर रहा है, वो सेम किलोमीटर रन कर रहा है 30 सेकेंड्स में। यानी कि अरुण भी सेम काम कर रहा है, रोहन भी सेम काम कर रहा है, बट उनकी टाइमिंग्स डिफरेंट हो रहे हैं। वो भी, अरुण भी 1 किलोमीटर चल रहा है, रोहन भी 1 किलोमीटर चल रहा है, बट टाइमिंग का डिफरेंस है। तो ये क्या बता रहे हैं कि अरुण की पावर जो है कम है रोहन के कंपैरिजन में, है ना। भाई रोहन जल्दी कर पा रहा है, सेम काम वर्क कर रहा है बट जल्दी कर रहा है, तो यानी कि इसकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अरुण। तो पावर क्या बताती है? पावर बताती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि एक काम को, एक वर्क को कितनी देर में कर रहे हो। जहां रेट आता है वहां टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पावर का? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितनी देर में वर्क हो रहा है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, है ना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये फोर्स लगा रहा था 10 जूल्स, है ना, ये लगा रहा था 15 जूल्स, है ना। तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, अभी फोर्स में निकाल के पूरा कैसे कैलकुलेट करना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि वो 10 लगा रहा है, ये 15, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, अभी निकालने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा और हमारा। बाकी जब हम क्वेश्चन अलग से करेंगे ना, इसको तब अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग पावर निकाल रहे हैं किसके लिए? अरुण के लिए। तो फोर्स कितनी लगा रहे हैं? 10, डिस्प्लेसमेंट है 1 किलोमीटर, टाइम लिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। इसको किलोमीटर को मीटर में कर लो, है ना, तो 1000 हो जाएगा। 60 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36 6 6 36 सॉरी 0.6। ये तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 166। और पावर का ऐसा यूनिट होता है, सॉरी पावर का ऐसा यूनिट बताना भूल गया, ऐसा यूनिट वॉट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका 166 वॉट। इसी तरह पावर फॉर रोहन कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 1000 अपॉन 60, 3 2 3 5 50 250 वॉट, है ना। देखो रोहन ने कम टाइम लिया था तो इसलिए उसकी पावर भी ज्यादा आई है, वहीं अरुण ने ज्यादा लिया था तो उसकी पावर कम आई है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप निकाल सकते हो पावर वगैरह। तो आई होप यहाँ तक आपका चैप्टर जो है पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया और समझ में भी आया होगा। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके पूछना। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जिस भी बोर्ड गए हो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको, और अगर स्पेसिफिकली किसी बोर्ड का चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, और तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो।